गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कक्षा 12 का प्राथमिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले वो सभी क्रियाकलाप जिनके द्वारा मनुष्य को आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं को चार भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। लेकिन आधुनिक समय में पांचवी आर्थिक क्रिया को भी शामिल किया गया है जिसे पंचम आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य को प्रत्येक रूप से पर्यावरण से प्राप्त होती है। पर्यावरण के ऊपर यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही मनुष्य उनमें निर्भर पाया जाता है। जैसे मुख्य रूप से भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री इत्यादि के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। इस प्रकार इन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आखेट यानी कि वनों के अंदर जानवरों का शिकार करना, भोजन संग्रहण, पेड़ पौधों से फल इत्यादि वस्तुएं लेकर के मनुष्य अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है। पशु चारण, अपने साथ अपने पशुओं को रखता है और जंगलों के अंदर इधर उधर घूमता हुआ उनको चराने का कार्य करता है। मछली पकड़ना यानी कि मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। इसके साथ साथ वनों से लकड़ी काटना, कृषि करना और खनन करना, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में शामिल हैं। आज का हम जो करेंगे उसके अंदर मुख्य रूप से पहली जो प्राथमिक क्रिया मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वो आखेट एवं भोजन संग्रह है। यानी जब से मनुष्य ने भूमि पर जन्म लिया है उसके बाद से यानी कि प्राचीन काल से मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट और भोजन संग्रहण पर निर्भर रहा है। ये दोनों ही प्रकार की क्रियाएं हैं। पहली ये आखेट जिसके अंदर मनुष्य पशुओं का शिकार करता था और दूसरी क्रिया है भोजन संग्रहण यानी कि जंगलों के अंदर से मनुष्य जंगली पौधे एवं कंदमूल एकत्रित करता था और अपने पेट की भूख को मिटाता था। प्राचीन समय से बात की जाए यानी कि बहुत प्राचीन समय से यानी कि जिसको हम आदिम काल कह सकते हैं, समाज जो है वो जंगली पशुओं के ऊपर निर्भर था। मुख्य रूप से अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में और अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे वो आखेट पर या शिकार पर ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आधुनिक समय में अत्यधिक तकनीकों के विकास होने से विकसित समाज के अंदर भी मनुष्य ने आखेट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अब तटवर्ती इलाके के अंदर मछली पकड़ना एक सामान्य से कार्य हो गया है। अवैध शिकार के कारण बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी जो प्रजातियां हैं वो संकटापन्न हो चुकी हैं। सभी देशों में या सभी राज्यों में जानवरों को राष्ट्रीय या राजकीय पशु घोषित किया गया है क्योंकि उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही थी। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं या क्षेत्र हैं जिनके अंदर बहुत सी प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। प्राचीन काल के अंदर आखेट और संगण का जो कार्य करता था मनुष्य वो पत्थरों के द्वारा या लकड़ी से बने हुए तीरों के द्वारा ही किया करता था, जिससे मारे जाने वाले जो पशु थे उनकी संख्या काफ़ी सीमित होती थी। लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो पशुओं का शिकार किया जा रहा है उससे पशुओं की जो संख्या है वो अत्यधिक लुप्त हो रही है। भोजन संग्रह एवं आखेट जो है वो मनुष्य की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में से एक है। ये विश्व के विभिन्न भागों में किया जाता था और उन क्षेत्रों में जहाँ पर कठोर जलवायु की दशाएं मनुष्य के सामने यानी कि अत्यधिक ठंडे क्षेत्र और अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में जब वहाँ के लोग ये व्यवसाय करते थे। ये लोग मुख्य रूप से अपने भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए और शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन पशुओं का शिकार किया करते थे। इस कार्य के अंदर बहुत ही कम पूंजी खर्च करनी होती है और अत्यधिक कुशलता का होना भी जरूरी नहीं है। इसके अंदर जो भोजन है वो भी अत्यधिक मात्रा में नहीं बचता है। भोजन संग्रह है वो विश्व के मुख्यतः दो भागों के अंदर किया जाता है। एक तो वो जहाँ पर अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं यानी कि उच्च अक्षांशों के अंदर ग्रीनलैंड और कनाडा जहाँ एस्किमो प्रजाति के लोग रहते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांशों के अंदर यानी कि सहारा मरुस्थल के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर बुशमैन प्रजाति के लोग रहते हुए पाए जाते हैं, जिनके अंदर मुख्य क्षेत्र है अमेजन नदी का बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को कुछ भाग यानी कि भारत का थार मरुस्थल भी। आधुनिक समय के अंदर जो भोजन का कार्य है वो मुख्य रूप से उसका भी व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया गया है। ये जो लोग हैं वो अत्यधिक कीमती वस्तुओं का
संग्रहण करने लगे हैं। मुख्य रूप से उसके अंदर छाल पेड़ों की और जो जानवर हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो क्षेत्र हैं वो, और औषधियाँ जो प्राप्त होती हैं उनका ये व्यापार भी करने लगे हैं। एक ही प्रकार के पौधे का ये अलग अलग प्रयोग करते हैं, जैसे छाल का उपयोग कुनैन बनाने में, चमड़ा तैयार करना और कारक इत्यादि में। पत्तियों का उपयोग है उपयोगी पदार्थों के रूप में, दवाइयाँ हैं या कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। रेशों के कपड़े बनाने में, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाएगी तो भोजन संग्रहण और आखेट दोनों ही जो क्रिया हैं इनका अत्यधिक महत्व नहीं है। ये केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जहाँ पर लोग मुख्य रूप से अपना परिवार पालने के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अगली जो आर्थिक क्रिया मनुष्य की वो है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाली जो प्रजातियां थी उन्होंने सोचा कि अब तुम्हारा जो गुजारा है वो आखेट और संगण से नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने अपने जो कदम हैं वो पशुचारण की तरफ बढ़ाए। जब वो शिकार करके जानवरों को पकड़ के लेके आते थे तो उन्होंने उनमें से कुछ एक जानवरों को पालतू बना लिया। मुख्य रूप से दूध देने वाले जो पशु थे उनके अंदर भेड़, बकरियां और गायें। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के कारण आज मनुष्य ने पशुचारण को भी दो भागों में बांट दिया है। एक है जीवन निर्वाह के लिए पशुचारण और दूसरा है व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण, यह एक प्रकार का जो जीवन निर्वाह के लिए पशुचारण किया जाता है। इसके अंदर पशुपालक वो अपने जानवरों को साथ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहां उनको पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो जाए, पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो जाए, वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं और एक निश्चित समय में अपनी चारागाह की तरफ आवागमन करना शुरू कर देते हैं। जलवायु की दशाओं के अनुरूप ही जो चलवासी पशुचारण हैं इनके अंदर भी अलग अलग पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ पर गाय और बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के जो मरुस्थल हैं वहाँ पर भेड़, बकरियां एवं ऊँट को पाला जाता है। वहीं बात की जाए तिब्बत की और एंडीज पर्वतों की तो वहाँ पर याक और लामा, और आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ रेंडियर पशु को अच्छी प्रकार से पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के विषयों के अंदर तीन प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप तक होता हुआ मध्य चीन तक फैला है। दूसरा जो क्षेत्र है वो यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, जबकि तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर जो द्वीप समूह उनके ऊपर पाया जाता है। नए नए चारागाहों की खोज में जो पशु चालक हैं वो अपने पशुओं को साथ लेकर के समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक दूरी तय करते हैं। गर्मी के जो समय होता है उस टाइम पर ये मैदानी भागों को छोड़कर पर्वतीय भागों में चले जाते हैं, और जब शीत ऋतु का समय होता है तब ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के वापिस मैदानों में प्रवेश कर जाते हैं, और इसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगर भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जो प्रजाति के लोग हैं वो ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, और शीतकाल के अंदर वो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो टुंड्रा प्रदेश हैं ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत ऋतु के अंदर ये दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ आना जाना लगा रहता है। दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन, यानी कि ये जो व्यवसाय किया जाता है वहाँ पर लोग पशुओं को व्यापार के उपयोग हेतु पालते हैं। जैसे गायें और भैंसों को पाला जाता है जहाँ उनके दूध से बने पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता है। जहाँ पर भी मुख्य रूप से वाणिज्य पशुधन पालन होता है वहाँ पर जो लोग हैं उनका मुख्य कार्य अत्यधिक पैसा कमाना होता है। यहाँ के जो फार्म होते हैं या कृषि फार्म होते हैं या पशु फार्म होते हैं वो स्थायी रूप से होते हैं, पक्के भवन उनके बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म खोल दिए जाते हैं। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर ऐसे फार्म देखने को पाए जाते हैं जहाँ पर वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। वाणिज्यिक जो पशुधन पालन है यह एक विशिष्ट प्रकार की गतिविधि होती है। इसमें एक विशेष क्षेत्र में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े पाले जाते हैं।
इनसे प्राप्त होने वाले जो मांस, खाल और ऊन, उनका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि मांसों को डिब्बाबंद करके यानी कि सुखा दिया जाता है और बाज़ारों में निर्यात किया जाता है। ऐसे जो पशु फार्म हैं वहाँ पर पशुधन पालन जो है वो आधुनिक तकनीकों के द्वारा यानी कि जो वैज्ञानिक व्यवस्था है उसके आधार पर किया जाता है। इसके अंदर बहुत सी बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे पशुओं का प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। अगर विश्व की बात की जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। तीसरी जो प्राथमिक क्रिया मनुष्य की वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मनुष्य ने आखेट और भोजन संग्रहण किया, उसके बाद पशुचारण, और उसके बाद जो मनुष्य ने क्रिया स्टार्ट की वो है आधुनिक कृषि। विश्व में पाई जाने वाली जो विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से भारत जैसे देश में, या हम बात करें दक्षिण एशिया की, तो वहाँ पर जो कृषि है वो आधुनिक तरीकों से की जाने लगी है। कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है, तो अनेक प्रकार की कृषि प्रणालियाँ यहाँ पर अपनाई गई हैं। सबसे पहले है निर्वाह कृषि, यानी कि इस प्रकार की कृषि उस टाइम पर की जाती है जहाँ पर लोग अपने परिवार को का पेट भरने के लिए कृषि का कार्य करते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि एवं स्थानांतरित कृषि दोनों ही अत्यधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर आदिम जाति के जो लोग हैं वो इस प्रकार की कृषि करते हैं। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उष्णकटिबंधीय एवं दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहाँ पर की जाती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है, जली हुई राख की परत को उर्वरक के रूप में मान लिया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ या कर्तन एवं दहन की कृषि कहा जाता है। इसमें जो बोए गए खेत हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। 2-3 साल बाद उस खेत को छोड़ दिया जाता है और फिर आगे की भूमि को साफ करके और उनको जला करके फिर से कृषि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जो कृषि है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, श्रीलंका के अंदर इसे चेना कहा जाता है। तो विभिन्न भागों में आदिम कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरी जो कृषि है वो है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को भी दो प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। यानी कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका मुख्य जो भोजन है वो चावल है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण यहाँ पे जो खेत होते हैं उनके अंदर सघन कृषि की जाती है, यानी कि चावल का उत्पादन अत्यधिक होता है, खेतों का आकार है वो काफ़ी छोटा होता है। इसमें भूमि का जो उपयोग है वो अत्यधिक गहनता के साथ किया जाता है, अत्यधिक श्रम इसके अंदर लगी होती है। चावल के जो खेत होते हैं उनके अंदर हरी खाद और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है, लेकिन प्रति श्रमिक या प्रति कृषक अगर उत्पादन देखा जाए तो वो काफ़ी कम होता है। दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी कि मानसूनी एशिया का वो क्षेत्र, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का वो क्षेत्र जहाँ पर चावल की कृषि न करके अन्य पदार्थों की खेती की जाती है। जैसे भारत की बात की जाए तो गंगा का जो मैदान जिसके अंदर मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है, उत्तरी चीन और मंचूरिया के अंदर या कोरिया और जापान के अंदर भी गेहूं, सोयाबीन की कृषि है वो की जाती है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, उत्तरी मैदान का दक्षिणी हिस्सा, उसका वो क्षेत्र जहाँ पर कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ ज्वार और बाजरा की कृषि की जाती है। दूसरा है रोपण कृषि। यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने विश्व के अनेक भागों में उपनिवेशीकरण किया, यानी कि भारत के अंदर भी 1947 तक की बात की जाए तो अंग्रेजों का राज रहा। जिस भी देश के अंदर वो यूरोप के निवासी गए उन्होंने वहाँ पर अपनी जलवायु के अनुसार अपने जो पौधे थे उनको बागानों के रूप में लगाना शुरू कर दिया, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो वैसी कृषि उन्होंने शुरू की। तो भारत के अंदर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, कपास, गन्ना, केला और अनानास के जो पेड़ हैं उनको उगाया। जो रोपण कृषि है यह अत्यधिक खर्चीली है, पूंजी अधिक लगती है, उच्च प्रबंधन होना चाहिए,
आधुनिक तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए और वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो फसल है उसके अंदर, ऐसी जो कृषि है उसके अंदर केवल एक ही फसल को एक विशाल क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है। उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, यातायात के साधन है वो सुचारू रूप से हैं, यानी कि यातायात जो है वो बाजार के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऐसी जो कृषि की जाती है वो विशाल क्षेत्र में की जाती है, यानी कि बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है। इनके अंदर मुख्य जो फसल है वो गेहूँ है, इसके साथ साथ मक्का, जई और राई भी बोई जाती है। इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो बड़े बड़े फार्मों में की जाती है। खेत जोतने से लेकर के फसल की कटाई तक का जो कार्य होता है वो सारा आधुनिक तकनीकों के द्वारा या आधुनिक यंत्रों के द्वारा संपन्न होता है। ऐसी जो कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से यूरेशिया के स्टेपीज के मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में की जाती है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि भी विश्व के अत्यधिक भागों के अंदर की जाती है। मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र है जहाँ पर मिश्रित कृषि का कार्य किया जाता है। इनके अंदर खेतों का जो आकार होता है वो मध्यम आकार का होता है। इसके अंदर मुख्य जो फसलें वो गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, ज्वार और चारे की प्रमुख फसलें हैं। इस को मिश्रित कृषि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से मवेशी, भेड़, सूअर एवं जो पशु हैं वो भी आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ये फसली जो कृषि है वो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। डेयरी कृषि, डेयरी व्यवसाय जो है वो दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसके अंदर पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये पशुओं के लिए छप्पर, घास आदि की उचित व्यवस्था वो की जाती है और दुग्ध उत्पादन के अंदर आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर, प्रजनन के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर भी बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि श्रम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने कार्य के लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की कोई आवश्यकता ना हो। डेयरी जो कृषि है वो मुख्य रूप से नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं, दूध या अन्य जो दुग्ध पदार्थ हैं, उनका बाजार जो होता है वो अलग पाया जाता है। मुख्य रूप से जो वाणिज्यिक डेयरी कृषि है इसके 3 प्रमुख क्षेत्र विश्व के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा और तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया का है। सहकारी कृषि, जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर, यानी कि एक सोसाइटी का निर्माण करके कृषि कार्य संपन्न करते हैं, उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सामूहिक कृषि, ये जो कृषि होती है इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। कृषि की दशा सुधारने के लिए, जो उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की जो कृषि है इसको सोवियत संघ में कोलक खोज का नाम दिया गया, यानी कि कोलक खोज सामूहिक कृषि को कहा गया, जिसके अंदर जो कृषि का उत्पादन होता है या कृषि के जो साधन होते हैं उनके ऊपर स्वामित्व है वो पूर्ण समाज का होता है। तो ये आज जो हमने की ये मनुष्य की प्रमुख आर्थिक प्राथमिक क्रियाओं में शामिल थे, जिसके अंदर भोजन संग्रहण, आखेट, पशुचारण, कृषि की विभिन्न प्रणालियाँ इत्यादि। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।